अच्छा, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार जरा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज आ रही है। हाँ, ओके। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म, चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप लोग को मैंने थोड़ा भेज दिया 10 मिनट पहले। देखिए, बहुत ही अभी चर्चा का विषय रहा है और अभी 1-2 दिन पहले ही मॉब लिंचिंग की घटना महाराष्ट्र में हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हुई, मतलब हो रही है। पहलू खान, अखलाक, ठीक है। कुछ भी समाज को अगर पसंद नहीं आ रहा है या समाज के एक समूह को पसंद नहीं आ रहा है तो हिंसा पे उतार हो रही है। बेसिकली नया वर्ड टर्म्स लॉन्च किया गया है इसको, मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा की गई हिंसा, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसकी बेसिक में अगर हम जाएं एकदम आधार पे, तो जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई का पहलू सामने आता है। कारण कि लोगों के मन में दो चीजें उभर के सामने अभी देखने को आई है, उभर के सामने आ रही है कि सड़क पे न्याय करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट जस्टिस। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं अलग से। तो ये स्ट्रीट जस्टिस मतलब सड़क पे न्याय कर देंगे, कोर्ट मुकदमा बहुत टाइम टेकिंग वाला चीज है, ठीक है। तो एक ये मानसिकता है और दूसरा है कि भीड़ का कोई एक शक्ल नहीं होती। कोई व्यक्ति करे तो समझ में आ जाता है, तुरंत उसे चिन्हित करके दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर 100-200 लोगों की भीड़ होगी तो कानून में ही ऐसा प्रावधान है कि एक साथ कई सारे लोगों को सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। आगे हम कुछ चल के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो समस्या यही है कि, और यही वह वजह है जिसकी वजह से ये मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग का हिंदी में शब्दार्थ है भीड़ द्वारा की गई हिंसा। और ये हिंसा क्या है, किसी व्यक्ति को अपराधी मान लेती है और स्वयं दंड देने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि उस हिंसा में अपमानित करना ही नहीं, उसकी जान भी चली जाती है। तो अक्सर देखा गया कि जान चली जाती है, ठीक है। तो एक सभ्य समाज में अगर न्याय जनता करे, भीड़ करे, तो जनता नहीं कहूंगा, भीड़ कहूंगा, क्योंकि भीड़ में क्षणिक भवावेश होता है। क्षणिक भवावेश का मतलब इसको आप ये देखिए ऐसे, क्षणिक मतलब क्या है, क्षण भर में वो डिसीजन ले लेगी कि हाँ मार दो उसको, किसी व्यक्ति को। क्षणिक, क्षणिक भावावेश, भावावेश मतलब भाव में आवेश होगा उसके, भावावेश। ये वाला होगा सर, भावावेश। ये पेज वाला, ठीक है। तो ये क्षणिक भावावेश मतलब तुरंत मोमेंटरी स्टार्ट करती है और वो लिंच पे उतार हो जाती है। इसमें कानून व्यवस्था का प्रश्न तो उठता ही है। तो एक सभ्य सोसाइटी में आप खुद सोचिए कि कानून का शासन, इस इसकी भी धज्जियां उड़ती हैं। तो किसी भी सभ्य सोसाइटी में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अखबारों में कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो ये दो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा कुछ दम नजर आ रहा है, तो उसको हम इसको इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, और जो फर्स्ट पेपर का जो भारतीय समाज है उसमें भी ये आ जाएगा। तो दोनों टॉपिक आपके कवर होंगे इससे, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा हमने देख ली। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम कारण पे जाते हैं कि क्या कारण क्या है। तो जैसे कि अभी निर्जातीय सांस्कृतिक तनाव, सांस्कृतिक तनाव का मतलब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया, अभी हम लोग हाल फिलहाल देख रहे हैं वर्तमान में कि कुछ संस्कृति में नॉनवेज के भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो उसको एक समूह के द्वारा खाया जाना और दूसरे समूह के द्वारा विरोध किया जाना, ठीक है। तो संस्कृति में अंतर आ जा रहा है। सीधा साधा अगर हम बात करें तो इसको हम गौ हत्या से ले सकते हैं।
हालांकि गौ हत्या एक पहलू है, उसका एक आयाम है, ठीक है, अभी और उसके कई आयाम आपको मिलेंगे। तो अब जैसे हम पहले इस पे बात करें, पॉइंट पे, तो सांस्कृतिक तनाव में कि भाई आप हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी आदिवासी एरिया में देखिएगा तो एक सबसे पहले बहुत पहले की घटना थी, ग्राहम स्टेन, उड़ीसा में ग्राहम स्टेन की हत्या कर दी गई थी भीड़ द्वारा, ठीक है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने धर्मांतरण कराया। तो आदिवासी को हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज मानता है कि वो उनके अंग है, और ईसाई मिशनरी क्योंकि ये काम कर रहे तो उनके दोनों बेटों के सहित, दो बेटे और मतलब जो अंडर एज थे, 12 साल, एक 14 साल का था, तो ये उनकी हत्या कर दी, जिंदा जला दिया गया, ठीक है, उड़ीसा में कंधमाल में हुआ था। डेट मुझे याद नहीं, पर काफी पहले, 15-20 साल पहले की बात है। तो ये लिंचिंग तो बहुत पहले से चला आ रहा है हमारी सोसाइटी में। चोर पकड़ने पर उसको पीटने का प्रावधान एक्सेप्टेबल हो गया है कि चोर पकड़ दिया तो हम पकड़ के उसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, पहले खुद ही सजा दे देंगे, खुद ही न्याय करेंगे, और सारी चीजें खुद से तय कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हुआ एक सांस्कृतिक, चोर वाली बात नहीं, यहाँ तो सांस्कृतिक हुआ कि धर्मांतरण हुआ, गौवंश की हत्या हो गई, ठीक है, मंदिरों पे हमले हो गए, या उसमें कोई चोरी हो गई, या उसकी कोई अपवित्रता कर दी गई, ठीक है। तो ऐसी हत्याएं देखने में सामने आ रही है। कुछ दिन पहले आप इसके कई उदाहरण हैं, आप मतलब उदाहरण देना स्टार्ट करूं तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये तो हुआ एक सांस्कृतिक तनाव कि भाई दो धर्मों के बीच में ये सांस्कृतिक अंतर आ रहा है, और ये केवल हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर या नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, मुसलमानों द्वारा भी हिंदुओं पर हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान ही नहीं है खाली इसका। अब जैसे परसों की घटना जो है, जो महाराष्ट्र में घटी है 3-4 दिन पहले की, तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि वो ईसाई मिशनरियों का काम है, और जो वामपंथी जो है उनके उनकी मिली भगत से दो साधियों की हत्या की गई है, और उन्हें चोर बताया गया है, ठीक है। तो जैसे पुलिस भी, ऑब्वियस है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला बनता ही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कारण इस पर देखें तो असमानता होती है इसमें, देखिएगा कभी हमेशा एक गरीब आदमी ही, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होगी, कोई बड़ा मतलब पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो समाज का जो तबका है, वो इसकी चपेट में नहीं आता है। वो आते हैं, नॉर्मल लोग ही आते हैं, पीटने वाले भी नॉर्मल है और मार खाने वाले भी नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो एक असमानता तो है ही यहाँ पे, अमीरों के साथ नहीं हो रहा, ये केवल गरीबों के साथ हो रहा है, या मिडिल क्लास फैमिली के साथ हो रहा है। कानून की कमी है, हम इसको आगे देखेंगे कानून की क्या कमी हो सकती है इसमें, क्योंकि अभी कोई स्पष्ट कानून मॉब लिंचिंग के लिए नहीं बनाया गया है। जो आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं हैं वो साथ साथ चल रही है, उसी को मिला जुला के काम चलाया जा रहा है, तो कोई स्पष्ट कानून का भी अभाव है। आपराधिक स्पष्टता के कि अब किस भीड़ का, मैंने आपको पहले भी बताया कि भीड़ जो है उसका अपना कोई शक्ल नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। अचानक आई, कहां से आई पता नहीं, और तुरंत हिंसा में लिप्त, लूटमार आगजनी किया और चली गई। तो अब कानून में क्या है कि भाई भीड़ द्वारा की गई हिंसा, मॉब लिंचिंग नाम दे के कोई उसकी शक्ल नहीं है, तो उसकी धाराएं कमजोर हो जाएंगी। जो दंड की जो धाराएं होंगी जो एक व्यक्ति पर लगना चाहिए, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये एक व्यक्ति है, तो इसको तो भैया हम 302 की धारा लगा के फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर ये कई सारे लोग हों, उनकी शक्ल नहीं हो, कुछ माइनर हो कुछ मेजर हो, ठीक है, किसी ने साथ दिया हो, किसी ने हत्या का प्रयास किया हो, ठीक है, तो उसमें अलग अलग धाराएं हो जाएंगी, तो बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। किसी ने कहा नहीं, हमने तो सिर्फ डंडा, एक ही डंडा मारा था, मरा तो किसी और के डंडे से है, या किसी और ने कुछ वो हत्या की, हमने तो कुछ नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कि किसके डंडे से वो उसकी मौत जो हुई है, किसके डंडे से के लगने से हुई, ये प्रूव नहीं हो सकता, वेपन प्रूव नहीं किया जा सकता। यानी हत्या का जो में किया गया जो जिस हथियार का प्रयोग किया जाता है, जब तक वो एविडेंस में नहीं के रूप में नहीं आएगा, तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो अपराधी छूट जाएगा, यानी आपराधिक अस्पष्टता, क्लियरिटी है इसमें। अच्छा, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे, फेक न्यूज। ये बार बार मैं कहता हूँ आप लोगों को फेक न्यूज से बचने के लिए। तो फेक न्यूज क्या है, ये फेक न्यूज का आधार ये है कि व्हाट्सएप पे आजकल समाचार पत्रों में लोग कम भरोसा करने लगे हैं, और सोशल मीडिया में लोग, हर आदमी
हर एरा गैरा लत्थू केरा वो अपना सोशल मीडिया पे एंकर बना फिर रहा है, ठीक है। और तरह तरह के मतलब दोनों तरफ के पक्ष, इसमें कोई एक पक्ष शामिल नहीं है, इसमें सभी तरह के पक्ष लोग शामिल है, कुछ मीडिया पर्सन भी शामिल है इसमें, ठीक है, जो फेक न्यूज फैलाते हैं। और सरकार की ये कमी है कि इस पे कठोर कार्रवाई या जो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मैं कठोर नहीं कहूंगा, क्योंकि कठोर क्या, आप जैसे बहुत सारे नेतागण कहते हैं कठोर कार्रवाई, अरे कठोर कार्रवाई क्या, जो संविधान में उपबंध किया गया है जिस कार्य के लिए, ठीक है, जिस अपराध के लिए, आप उसी के अकॉर्डिंग की ही तो सजा दीजिएगा। अगर सपोज की फांसी की सजा नहीं दी जा सकती तो क्या फांसी की सजा की मांग की जाएगी? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें फेक न्यूज जो है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ भी वायरल कर दिया गया, एक कहीं की घटना, कहीं का फोटोशॉप, और फिर ये चल पड़ता है। तो इससे आप लोगों को भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ग्रसित हो रहे हैं इससे। अभी कुछ दिन पहले वो आपने देखा होगा, जामिया मिलिया की एक फेक न्यूज चली थी कि भाई पुलिस मार रही है अंदर घुसकर, ठीक है। 30 सेकंड का एक वीडियो क्लिप आ गया और लोगों ने उसको बहुत शेयर करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। बाद में मालूम चला कि वो तो सिर्फ एडिटेड था, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये पूरी न्यूज है, ठीक है। इसमें सिर्फ केवल ये पोर्शन को ही दिखाया गया, बाकी न्यूज को छोड़ दिया गया। सेलेक्टिव मीडिया, ये मीडिया भी करती है, तो समस्या यही है, ठीक है। तो अब इस फेक न्यूज की वजह से, इसमें मीडिया का भी रोल है, इसमें मीडिया का नाम लेना की जरूरत मैं नहीं समझता, लगभग ऑलमोस्ट सभी मीडिया ऐसा काम करती है, मोर और लेस, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप लोग अगर जब तैयारी करके इस फील्ड में आए हैं तो आप प्रिंट मीडिया पे ध्यान दीजिए, और प्रिंट मीडिया भी कौन, नेशनल पेपर, ये प्रिंट स्क्रोल और इस तरह की चीजों पे भरोसा ना करें। वो लोग अपने नैरेटिव को चला रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कुछ दिन पहले हिंदू में भी एक फेक न्यूज चल गई थी, तो सिद्धार्थ वरदराजन जो है उसके लिए भी उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। हिंदू जैसा प्रतिष्ठित अखबार भी इससे अछूता नहीं है। अभी अभी जस्ट 5-7 दिन पहले की बात है ये, ठीक है। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं, ये सब लोग की अपने अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो जनता में अविश्वास की भावना बढ़ती है। हम अपने पड़ोसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। नहीं है तो तभी ये एक नैरेटिव तो सेट किया ही जा सकता है, ठीक है, हिंदू की मुसलमान के प्रति, मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति। तो इस तरह की चीजें हो रही है। अब जैसे अभी वर्तमान में देखिए तबलीगी जमात, ठीक है, तो वो मुसलमानों में 72 फिरकों में एक सेक्ट है, एक उसका, अगर ये पूरी मुस्लिम कौम की बात की जाए तो उसमें ये एक छोटा सा सेक्ट है ये, ठीक है, इंटरनेशनल टाइप। लेकिन अब सब लोगों को कहा गया कि मुसलमान फैला रहे हैं, तो एक नैरेटिव क्या चल रहा है भाई, 2 लाख 1 लाख लोग भी नहीं है इसमें, जो 9,000 लोग थे उनकी वजह से ये थोड़ी सी चीजें दिक्कत आई है, ऑब्वियस है कि आई है। लेकिन अब इसके लिए सारे मुसलमानों को दोषी मान लेना गलत होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, गलत को गलत है कि हाँ इस सेक्ट के द्वारा, तबलीगी जमात के द्वारा कोरोना फैलाया गया, ठीक है, जाने अनजाने, वो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ भी कहने से बचना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर वैमनस्यता फैलेगी तो इसकी आंच आपके घर तक भी आएगी, और आपकी जो मैं कहता हूँ कि एक मानवता जो है वो कहीं ना कहीं शर्मसार होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ इसके कानूनी प्रावधान क्या है। जो भी इसके लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए कोई कानून में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे हत्या की जो धारा है 302 लगती है, और हत्या का प्रयास 307, जानबूझ के घायल किया जाए, ये आईपीसी की धारा है, ये संविधान की धारा नहीं है, ठीक है। तो 323 लगती है, दंगा फसाद है तो सब 147 48 लग जाता है, ठीक है। और अगर आपने भीड़ इकट्ठा कर लिया बिना किसी आज्ञा के तो 149 लग जाता है। इस टाइप 3 4 5 जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी के तहत उस मॉब लिंचिंग को डील करने की कोशिश की जा रही है कि अगर मॉब में हत्या हो गई या हत्या का प्रयास हो गया
ठीक है, या जानबूझ के घायल किया गया, इस तरह की चीजें हमारी, कोई स्पष्ट कानून नहीं है। तो जब स्पष्ट कानून ही नहीं है तो फिर लड़ा कैसे जाए? ठीक है, इसमें हिंसा की प्रकृति क्या है, भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति यानी नेचर क्या है, ठीक है, उसको मोटिवेट कौन कर रहा था, ये समान हत्या से कैसे अलग हो जाएगा? जैसे अगर सपोज मेरी मेरी दुश्मनी किसी अमुक व्यक्ति से है, ये मैं हूं और किसी अमुक व्यक्ति से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, और मैंने 10 लोगों के साथ भीड़ से इकट्ठा करके मॉब लिंचिंग कर दी, उसकी हत्या कर दी, भीड़ का हिस्सा बनकर मैंने हत्या की, तो मेरे जो ये मुझ पे जो कानून की जो धारा लगेगी वो बहुत कम लगेगी, नॉर्मल लगेगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट हत्या में इन्वॉल्व पाया जाता हूँ तो सीधा 302 लगने वाला है, यानी इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी है, अगर ब्रूटल है तो रेयर ऑफ रेयर्स में, और ये आजीवन कारावास है। ठीक है, तो अमूमन इसको आजीवन कारावास में दिया जाता है हत्या के मामले में, ठीक है, देखा गया है। और अगर बहुत ही ब्रूटल हो, ठीक है, अंग भंग कर दिया गया, उसके टुकड़ों को खा लिया, या इस टाइप से चीजें, जिंदा जला दिया गया, इस सब तरह की चीजों में रेयर ऑफ रेयर, मतलब एकदम रेयर, उसमें फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो अब ये सारे चीजों को मर्ज कर करके कि ये 302 जो जोड़ दिया, उस एक ही व्यक्ति में 307 आ गया, एक ही व्यक्ति में 323 भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत गड़बड़ चीजें हो रही है। एक पूरा प्रावधान, एक स्पष्ट कानून तो होना ही चाहिए। ठीक है, अलग से भारत में नहीं है तो बनाया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, अब वही बात आ गई कि क्यों आवश्यकता है। कानून तो बहुत सारे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इतने सारे तो कानून है, कानून तो बहुत पर्याप्त है ही, लेकिन कर्तव्य निष्ठा की कमी है। ये आपको फोर्थ पेपर में, इथिक्स के पेपर में पढ़ना है, कर्तव्य निष्ठा। लोग अपने जो ऑफिसर इससे संबंधित हैं, वो उनमें अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता देखी गई है। इसके भी कई कारण हैं, वो अभी बताऊंगा आपको। जैसे अब इसको ऐसे देख लीजिए कि अगर सपोज कोई व्यक्ति एक सेकंड, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, एक मिनट, रतन कह रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है क्या? हेलो, अब दिख रहा है सर। नहीं नहीं, रतन ने, अच्छा, रतन का मैसेज आ रहा है कि नहीं सर, अब दिख रहा है। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यह पाते हैं कि कानून में कर्तव्य निष्ठा की कमी है, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, या उनकी जान पहचान बड़े अधिकारियों से या फिर नेताओं से हैं, तो वो उनको शेल्टर देंगे, बचाव देंगे। ठीक है, तो ये सब समस्या आ रही है। कानून में बहुत लचर व्यवस्था है, इसके वजह से भी अपेक्षित परिणाम इसमें नहीं आ रहे हैं। पॉइंट में ही आप इसको देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी टॉपिक हो तो उसको पॉइंट में, 150 शब्द, 200 शब्द, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता तो यूपीएससी देगा नहीं, ना मौका देगा, ना आपके पास टाइम होगा। तो बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कुछ ठोस आप देख लें। हालांकि ये भी बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इसको सारी चीजों को लिखना तो है नहीं इसमें, तो ये समझ के लिए बेसिक रूप से 2-3 पेज में आप कर लिए, और आंसर आपका एक ही पेज में बनना है। ये 150 शब्द, लगभग 1.5 पेज जाएगा। तो ठोस लिखने की समस्या आती है फिर। ठीक है, जानकारी तो बहुत हो गई, पर ठोस लिखने की, तो इसीलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में दे दिया है कि आप इसको कम से कम चीजों को पॉइंट फॉर्म में लिख सके, और जितना आप आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, नंबर उतने ज्यादा गेन करने वाले हैं आप। ठीक है, तो पहला क्या है कि कर्तव्य निष्ठा, तो मैंने बता दिया कि कर्तव्य निष्ठा मतलब काम करने में जो, मतलब कहते हैं ना कि एक उदासीनता देखी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, कोई समस्या, कोई कंप्लेन आया तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि भाई लोगों का ये आरोप होता है कि
पुलिस बहुत देर में पहुंच रही है, जब हत्या हो चुकी होती है, जब कानून जब जब जुर्म हो चुका होता है तब पुलिस पहुंचती। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कि अभी शेखर है, अगर उन्होंने किसी की व्यक्ति की हत्या करने का सोच लिया, तो ये पुलिस को तो पता नहीं चलने वाला। ठीक है, पुलिस को सपना तो आएगा नहीं कि भाई शेखर के मन में ये विचार आ चुका है। ठीक है, लेकिन बहुत 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 बार क्या होता है कि जैसे लोग फेक न्यूज फैलाते हैं तो उसमें भड़काऊ चीजें होती हैं, आपत्तिजनक सामग्रियां वो यूज करते हैं। क्यों? जिससे जनता भड़के और हिंसा हो, फिर वो अपना नेतागिरी करने आ जाए, शेल्टर दे उसको, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चले। तो एक घटिया राजनीति भी देखी जा रही है भारत में। ठीक है, तो ये डेवलपिंग जो नेशन है, उन जो कंट्रीज होती है उसमें ये समस्या आमतौर पे देखी जाती है। ठीक है, मतलब हम आपस में इस सब चीज में ही उलझे रहेंगे, तो इससे इस लचर व्यवस्था के कारण ही अब जो परिणाम है वो बहुत अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई ये हमारा आदमी है, ये हमारे लोग हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, बचा लेंगे। ठीक है, ऑफिसर को डर, जो संबंधित जो अधिकारी अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको धमकाएंगे, डराएंगे, ट्रांसफर की धमकी देंगे या करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो लोग अब क्या उनके कर्तव्य कहेंगे, भैया ठीक है मेरे बच्चे तो इस शहर में सेटल है, अब फिर ट्रांसफर होगा तो फिर मुझे पूरा उठ के दूसरी जगह जाना होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई ये होगी, बहुत सारी तमाम तरह की चीजें हैं, क्यों दुश्मनी मोल लेने जाए। तो इस तरह से उनके कर्तव्य निष्ठा में कमी आ जाती है। नए कानून है नहीं, पुराने कानून का लोगों को डर है नहीं, तो नया कानून अगर बनेगा तभी तो लोगों के अंदर एक डर बैठेगा कि नहीं, कानून के प्रति डर, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, कानून के प्रति डर। और जब तक ये डर नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी कानून बना लीजिए, लेकिन अगर उसकी त्वरित उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोगों में से उस कानून के प्रति डर समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई किसी की हत्या कर रहा है और अगर उससे 3 महीने में ही सजा हो गई, कोई व्यक्ति घिनौना कोई अपराध कर रहा है, महिलाओं से जुड़ा है, ठीक है, बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त है, उससे बार बार बेल मिल रही है। और अमूमन देखा गया कि इस तरह के केसेस में क्या होते हैं कि जो एक बलात्कारी है उसे बार बार बेल मिल रहा है और वो बार बार वही घटने को रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसे कानून का डर खत्म हो चुका है। तो अगर कोई भी कानून बने और उसका सख्ती से कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर उसका पालन किया जाए, तुरंत एफआईआर लॉन्च हो, 24 घंटे के अंदर उसको उसकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, तो इससे कानून का आम जनता के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा और लोग डरेंगे भी करने से कि नहीं नहीं, तुरंत कानून अपना काम तुरंत कर रहा है। नहीं तो अमूमन लोगों के मन में होता है कि ठीक है 10 साल अभी केस चलेगा, देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो ये डर का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा कानून के प्रति, कानून के प्रति डर। तो ये तो एक शासन में कानून का डर सबको होना चाहिए कि गलत करेंगे तो हम नपेंगे। ठीक है, और अब एक लास्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कानून को अगर लागू करवाने के लिए जैसे फॉरेंसिक है, एक भारतीय समाज में जो पुलिस का जो रवैया है उसको बहुत ट्रेनिंग नहीं दी गई है फॉरेंसिक की। नॉर्मल जो सिपाही होता है या ये जो एक एएसआई या एसआई जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो बहुत दक्ष नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता अपने काम में। काम का मतलब उसे गन चलाने की तो ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन सबूत इकट्ठा करने के लिए जो फॉरेंसिक लैब या फिर जो टूल है उसका इस्तेमाल करने की ना उसे ट्रेनिंग दी गई है, बस उसे एक मोटी मोटी कागजी कार्रवाई करनी होती है। खुद ही कई जगह होता है कि उनकी अज्ञानता की वजह से मतलब साक्ष्य मिट जाते हैं। भाई यहाँ पे मर्डर हुआ है, वेपन है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद ही वेपन को छू छा करके अपने हाथ से उस एविडेंस को वो डिस्ट्रॉय कर दे। गलती से ही, जानबूझ के भी किया जा सकता है, लेकिन गलती से भी तो अमूमन देखा गया ये गलती से हो जाता है, क्योंकि वो बहुत उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो वही है कि जब तक डेडिकेशन, समर्पण नहीं होगा और प्रोफेशनल नहीं होंगे, लागू करवाने वाली पुलिस की बात हो रही है यहाँ पे, कानून को लागू करना का काम जो है वो पुलिस का है। ठीक है, और पुलिस में अगर समर्पण की भावना यानी डेडिकेशन की भावना और प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, व्यवसायिक दक्षता नहीं होगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी।
क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखिए कि कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए मॉब लिंचिंग के संबंध में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस साल भी आ जाए, ठीक है, या फिर अगले साल पूछ दें, क्योंकि ये लगातार खबरों में बना हुआ है। तो टेंडेंसी देखी गई है कि यूपीएससी में कि बहुत लाइमलाइट चीजों को तो नहीं पूछता है, लेकिन जहां आपकी नजर हटी वो जरूर पूछेगा। तो अब 150 शब्द में लिखना है, तो वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, ये मैं आपको अभी दे दूंगा और आप लोग लिख के दिखाइएगा मुझे, ठीक है? तो अब जैसे कि कुछ उसने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रत्येक जो राज्य सरकार जो है, ये मॉब लिंचिंग के लिए प्रत्येक जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को अपॉइंट करेगी। वो केवल मॉब लिंचिंग की ही चीजों को देख सकेगा। एक डीएसपी लेवल का अधिकारी होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? जैसे एमपी में क्या है कि एसटी-एससी के जितने भी से संबंधित केस है, उनके उत्पीड़न से संबंधित केस है, उसको डीएसपी लेवल के अधिकारी ही सुनेंगे, ठीक है? महिला से संबंधित अधिकारी महिला थाना में एक इसके लिए गठित की गई है। महिलाओं के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम थाना एक थाना तो होना ही चाहिए। महिला अधिकारियों की संख्या भी और कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ठीक है? लेकिन ये मॉब लिंचिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मॉब लिंचिंग के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए कि आप, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि राज्य सरकार का ये ड्यूटी होगी कि वो तुरंत शीघ्रता से क्या करे, जिले में, सब डिवीजन में, मतलब एक जिला है ये एक बड़ा सा जिला हो गया, इसके अंदर बहुत सारे उप जिले हो गए, ठीक है, तहसील वगैरह हो गया, ग्राम हो गया ना, तो इन सब में उन स्थानों की पहचान करेंगी जहां पे ये घटना हुई थी। क्योंकि अक्सर ये क्यों होती है कि अमूमन जैसे कि एक गांव है सपोज, यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, लेकिन और यहीं पे ये घटना घटी है, ये घटना यहीं पे घटी है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के गांव के लोग इसमें शामिल रहे होंगे, कोई 200 किलोमीटर दूर से तो चल के आएगा नहीं। तो संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उसको घोषित किया जाए या एक अपने रिकॉर्ड में ट्रैक करने के लिए रखा जाए कि अमूमन यहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है। फिर एक नोडल अधिकारी जो है मॉब लिंचिंग के संबंध में जिला अंतर जिला, मतलब एक जिले से दूसरे जिले में, अपराधी एक जिले से दूसरे जिले में भी भाग सकते हैं घटनाओं करने से के बाद, तो एक थाना से दूसरा थाना शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो स्तरीय जिला स्तरीय मुद्दे होंगे, एक जिले से दूसरे जिले वाले, ठीक है? तो राज्य स्तर में जो डीजीपी के समक्ष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिस महकमे में सबसे बड़ा अधिकारी है पूरे राज्य में, ठीक है? उनके समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, सभी राज्यों को इसको फॉलो करना होता है। तो आपके लिए बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको रटने की कोशिश, मतलब इसको समझ लीजिए और उसके बाद फिर इसको शब्दों में करके बांध के कॉम्पैक्ट करके रट जाइए। लेकिन हाँ, वही है, शब्दों की सीमा क्या है, 150, और कभी कभी ये 250 में पूछा जा सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। तो आप इन दोनों के लिए तैयार रहिए, 150 250, ठीक है? अब इसके लिए अवेयरनेस कैसे फैलाएं, तो रेडियो टेलीविजन सोशल मीडिया में जो है, ये आप एक मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए कि भाई अगर जो भी इस घटना में, इस तरह की घटना में लिप्त पाया जाता है, ठीक है, तो उसे कठोर दंड दिया जा सकता है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, आप किसी के दूसरे का घर जलाएंगे, दूसरों की हत्या करेंगे या उसे अपमानित करेंगे या फिर उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तो आप पे विधि के अनुसार जो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन को जरूर लिखिएगा, आधा लाइन की कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये लाइन मत लिखिएगा, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई, यानी विधि के अनुसार जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, विधि के अनुसार। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, विधि के अनुसार लिखिएगा। कठोर दंड जो अखबार में जो हिंदी के अखबारों में देखने को मिलता है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये बकवास लाइन है, ये टेक्निकली गलत लाइन है बेसिकली, ठीक है? अब जो भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे
ये कर रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे समाज में मॉम, अब इसी भड़काऊ संदेश से तो ये हो रहा है ना। अब महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया था, क्या नाम है उनका, वारिस पठान। ठीक है, एआईएमआईएम के वो विधायक है मुंबई से। तो सॉरी, तो उन्होंने ये एक विवादास्पद बयान दे दिया था कि 15 करोड़ और 100 करोड़, इस तरह का कुछ बयान दे दिया था। तो अब ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इनफैक्ट वो वर्तमान में सरकार में अगर वो मंत्री है तो उसकी भी पोस्ट जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों को बचाते रहेंगे, शेल्टर देते रहेंगे, एक समाज में सुव्यवस्था स्थापित नहीं होगी। किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, अगर ये इस तरह की हरकत करते पाए जाए, तत्काल कार्रवाई कर मैक्सिमम विधि के अनुसार मैक्सिमम पनिशमेंट, कठोर दंड दिया जाए, टाइम बॉन्ड में, समय समयबद्ध। इसको एक और वर्ड लिख लीजिए इसमें, समयबद्ध, समयबद्ध तरीके, समयबद्ध मतलब समय सीमा होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। यानी कि 10 साल बाद उसको आप फांसी पे लटका रहे, ऐसा नहीं। 2 महीना, 3 महीने, 1 महीने, बस हो गया, प्रूफ, गिल्टी है, इनको जेल। क्योंकि ऐसे लोग समाज में कैंसर की तरह होते हैं, धीरे धीरे पनपते रहते हैं। और ये लोग कुछ नहीं, खुद खुद एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लोग भड़काऊ जो भाषण देते हैं, ये लोग हिंसा में डायरेक्ट रूप से मुलविस मतलब शामिल नहीं होते। ये लोग केवल भड़काएंगे आपको कि हाँ शेखर, हाँ पूजा, आप जाके हिंसा कीजिए, देखिए एक ये हमारे धर्म खतरे में है, अमुक अमुक धर्म खतरे में है। मैं ये बोल दूंगा पर मैं लड़ने नहीं जाऊंगा या मैं हिंसा करने नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको भड़का दूंगा, आप जाओगे, आप फंसोगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समझ रहे हैं? तो जो भी आप देखिएगा कि जो भी लोग ये इस तरह के काम में जो शामिल होते हैं, वो खुद कभी किसी हिंसा में लिप्त नहीं पाए जाते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। ठीक है, अब राज्य सरकारें जो है इसके लिए एक कंपनसेशन की योजना प्रारंभ करें तो ज्यादा बेटर होगा। और ये अमूमन लगभग सभी सरकारों ने कर दिया है, क्षतिपूर्ति। यूपी में ये 5 लाख रुपए है, लेकिन अब सपा की सरकार ने 50 लाख रुपए दिए थे 8 लाख के परिवारों को, और 2 फ्लैट, 2 लोगों को नौकरी। तो ये भी एक तुष्टिकरण है जो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ना कि अब कभी हर सरकार कुछ ना कुछ तुष्टिकरण कर ही देती है अपने वोट बैंक के लिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। भाई 8 लाख की हत्या हुई है, बिल्कुल गलत था। उसके लिए जो दोषी थे उसको सजा मिलनी चाहिए थी, और वो जेल में भी था, और वो जेल में उसकी मृत्यु भी हुई। ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं हो गई, मृत्यु भी हो गई उसकी, हैजे या कुछ डेंगू वगैरह से उसकी मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की। लेकिन उसके परिवारों को 50 लाख रुपए, 2 2 घर दे दिए गए, 2 2 नौकरियां दे दी गई। तो वो नहीं होना चाहिए था। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है कि भाई इस अमुक क्षतिपूर्ति का जो एक नियम होता है जो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब किसी को आप 5 लाख रुपए दीजिएगा, किसी को 50 लाख, तो समस्या तो आ नहीं है फिर, है ना। चलिए, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जब आप राहत सामग्री बांट रहे हैं या फिर क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी को कम और किसी को ज्यादा आप करके भेदभाव नहीं कर सकते, बरत नहीं सकते। ठीक है, और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पीड़ित परिवार में से किसी एक व्यक्ति का भी उत्पीड़न ना हो। मतलब एक तो हो गया, अब खतरा है कि उनके परिवार के जानो माल की सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा? राज्य सरकार के ऊपर होगा। क्यों होगा राज्य सरकार पर? क्योंकि राज्य पुलिस जो है वो राज्य सरकार के मतलब के अंडर में आती है। तो आप ये देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 7 पॉइंट आपके पास हो गए। अगर आपने 10 10 वर्ड भी लिख दिया तो 70 शब्द का इस्तेमाल आपने कर लिया, मतलब 150 शब्द लिखने के लिए पर्याप्त है। एक प्रश्न, अच्छा रुकिए, इसके बाद हम थोड़ा सा, अब इसका प्रभाव क्या होता है, जरा सा हम प्रभाव पे बात कर लेंगे जरा सा। अब इस तरह की अगर कार्रवाई से क्या होता है, मॉब लिंचिंग अगर किसी के साथ हो गई, सपोज मेरे साथ हो गया, ठीक है, तो आम जनता का मतलब मेरे, अगर मुझ पे हुआ,
सपोज हर व्यक्ति अपने ऊपर सोचे कि अगर उनके साथ कोई व्यक्ति, उनको ऐसा लगा, किसी भीड़ को ऐसा लग गया कि मैं कुछ गलत हूँ, तो उन्होंने हिंसा मेरे साथ कर दी, मेरी जान ले ली, हत्या कर दी, जो भी है, तो न्यायपालिका उसको 5 साल तक बेल पर बेल मिल रहा है, ठीक है, लचर व्यवस्था है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जनता से, संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। यानी जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। अगर देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। देर से मिला, अभी चाहे तो इस लाइन को लिख लीजिए कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के ही बराबर है, ठीक है। आंख के बदले आंख का जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन कम से कम एक समय सीमा तो होनी चाहिए। अब निर्भया का केस जो है वो 8 साल बाद जाके लोगों को, उनके दोषियों को फांसी की सजा हुई, 8 साल बाद। क्या ये इसको न्याय कहा जाएगा? नहीं, इसको न्याय नहीं कहा जाएगा। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। अब 8 साल कसाब को 3 साल तक बिरयानी खिलाई गई, या फिर उसको, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मामला एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, चटन केस है, तो फिर आप उसमें डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर लचर व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मॉब लिंचिंग आर्टिकल 21 में वर्णित है, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया, इसका भी हनन करता है। आर्टिकल 21, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें, राज्य की कानून व्यवस्था, तो उसमें भारत 141वें नंबर पे है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। रतन आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए भी, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ष के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये 2020 का आया नहीं है, 2019 का ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब समाज में एकजुटता और विविधता, यानी डायवर्सिटी को और यूनिटी को, ये डायवर्सिटी हो गई और एक यूनिटी हो गई, इसमें एकता के विचार को ही ये खंडित कर देता है। अब मैं और वो हो गया, पहले शेखर और हम एक हुआ करते थे, हम दोनों पड़ोसी और हम एक यूनिट हुआ करते थे। अब क्या है, अब मैं हो गया हूं और शेखर अलग हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पे अभी समाज में विभाजन पैदा कर रहा है, मैं और वो, ये वो दूसरा कौन है? तो दूसरे की भावना आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी एकता में कमी आ गई। जैसे आप अपने परिवार में, इस जो आप परिवार में साथ में रहते हैं, तो अपने बड़े भाई को भी आप अपने साथ इंक्लूड करते हैं। आप अपनी माता जी को, पिताजी को, अपने जो भी रिलेटिव है, उसको खुद के साथ अटैच करते हैं, एक मानते हैं कि मैं, हम, हमारा परिवार, ठीक है। तो आप वहां पे हमारा समाज नहीं कह सकते थे। अगर जब ये दरार खिंच जाती है, तो पड़ोसी जो हमारा समाज है, समाज में वो भी तो आएगा, ठीक है। तो अब मैं और वो की भावना, जहाँ पे मैं और हम की भावना होनी चाहिए थी, अब वहां मैं और वो की भावना आ गई, समाज में दरार आएगा, एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे से डरेंगे, जाति वर्ग संप्रदाय को, घृणा को बढ़ावा मिलेगा। हम लोग एक दूसरे से खान पान, बोलचाल और व्यवहार नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश कमजोर होगा। एक किसी सिविल सोसाइटी में इस तरह की चीजें बहुत अब देखने को मिल रही है। तो ये समाज हमारा गर्त में जा रहा है इससे, ठीक है। तो इससे आंतरिक प्रवास को बढ़ावा, अब जिसको डर लगेगा, अगर मुझे डर लगा शेखर से, तो मैं तो उस जगह को छोड़ दूंगा ना। अगर मेरा धंधा पानी वहीं चल रहा है, मेरी दुकान मकान सब कुछ वहीं पे है, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मेरे पड़ोसी से डर लग गया, शेखर इसको अन्यथा ना ले कि मुझे शेखर से डर लग रहा है और शेखर डराने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो या फिर चलिए ऐसे करते, मुझे रतन से डर लग रहा है, चलिए ठीक है, रतन का नाम लेता हूँ। या फिर मुझे पूजा से डर लग रहा है, मुझे डिम्पल से डर लग रहा है, मुझे सोनिया से डर लग रहा है, ठीक है। किसी से भी डर लग रहा है अगर, तो आपका पड़ोसी आपसे डरे, क्या ये अच्छा लगेगा आपको? आपके साथ मिल के रहे, ये ज्यादा आपको बेनिफिशियल है।
आपके सुख दुख में साथी होगा वो, लेकिन अगर आपसे डरे और फिर उस जगह स्थान को छोड़ दे, सदियों उसके साथ आप एक साथ रहते हैं, उस स्थान को छोड़ के चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। फिर अर्थव्यवस्था, ऑब्वियस सी बात है, अगर मास लेवल पे अगर ये होगा तो फिर आर्थिक व्यवस्था भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर गांव से, अब कहते हैं ना कि गांव में अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, मतलब ज्यादा काम नहीं है, तो लोग पलायन कर जाते हैं शहरों की तरफ, तो खेत में काम करने के लिए मजदूर तक नहीं मिलते हैं, ये भी स्थिति है। और अगर अमुक एक जाति के प्रति ये दुर्भावना फैल गई है, तो फिर वहां उनको काम नहीं मिल रहा है या उनको जीवन का खतरा है, तो जाहिर सी बात है वो स्थान को छोड़ के माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक संसाधनों की भी बर्बादी होनी है। क्लियर है? चलिए, अब आता है उपाय। तो क्या उपाय किया जाना चाहिए? कानून का निष्ठापूर्वक पालन। ठीक है, निष्ठापूर्वक पालन करना होगा, और त्वरित कार्रवाई, इसको रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई, क्विक रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। ये नहीं कि अगर एक मैसेज आया, एक वायरलेस पे मैसेज, तो पुलिस बोले अच्छा ठीक है 2 घंटे बाद चलेंगे, अभी गाड़ी में तेल नहीं है या गाड़ी साहब लेके गए, ये नहीं होना चाहिए। तो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को किसी प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार, मैंने आपको पहले बताया, किसी भी पार्टी से हो, पार्टी से है तो तुरंत बाहर, 24 घंटे के अंदर उसको बाहर निकाला जाना चाहिए। अभी वर्तमान में जो दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें एक राजनीतिक पार्टी के एमएलसी का नाम आया। ठीक है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था और मैं भूल गया उस नाम को। ठीक है, चलिए भूल भी जाना चाहिए, लेकिन उनको निकाला जाना चाहिए था। लेकिन अमूमन उस राजनीतिक पार्टी ने, जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है, तो उन्होंने नहीं ऐसा किया। ठीक है, अब 10 साल बाद उनको भी पता है कि कानून जब पूरा कानून की प्रक्रिया होगी तो 10 साल बाद भी जजमेंट आएगा, तब तक वो पार्टी में बने रहेंगे। एक समस्या है। सस्पेंड किया गया, निकाला नहीं गया। सस्पेंड का मतलब 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। तो इस तरह के राजनीतिक प्रोसेस सभी पार्टियां कर रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी पार्टियां कर रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस बल जो है, उनकी तकनीकी में और उनको ट्रेनिंग में किस तरह से ट्रेन किया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि एविडेंस को कलेक्ट करने में टेक्नोलॉजी का, जैसे अब वर्तमान में यूपी सरकार ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, उनकी पर्याप्त संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब परसों वाली हिंसा में हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले खड़े हैं, इसमें से एक बचा के निकाल रहा है और फिर वही संख्या में कम होने के कारण वो छोड़ के भाग जाता है। अगर वो हवा फायरिंग भी कर लिया तो कम से कम 70 साल, आप ये सोचिए 70 साल के व्यक्ति, एक बुजुर्ग की हत्या हुई, 70 साल में दादा और नाना की उम्र के हैं ये, उनसे क्या हो जाएगा? मतलब वो किस तरह की, अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले तो वो चोरी जैसा इल्जाम, अगर चलो मैं मान लूंगा, तो ये प्रूफ भी तो होना चाहिए था ना। 70 साल का व्यक्ति रात के 2 बजे चोरी करने आएगा? जरा खुद सोचिए। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी, मतलब मैं बुद्धिजीवी नहीं कहूंगा, बुद्धूजीवी कहूंगा, उनका कहना है कि भाई ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन होगा सोशल मीडिया पे अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं। तो मैं आपको पहले कह दूं कि अभी आर्टिकल 19 कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति के, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन दूसरे को गाली देने की नहीं है, समाज को भड़काने की, विद्वेष फैलाने की स्वतंत्रता ना होती है, ना इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा सा मैं कहूंगा, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि इस पे लगाम लगाने के लिए सरकार को इस पर नजर रखना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर फेसबुक में कोई अभद्रता, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करें, तो फौरन उसके, मतलब तुरंत आईपी एड्रेस ट्रेस करके उस पर तत्काल कार्रवाई, फाइन कम से कम मार ही दिया जाना चाहिए। अगर सपोज कि मैं कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, व्यक्ति हो, स्थान हो, या फिर किसी कोई जाति या देश के लिए हो, तो तुरंत उसी वक्त इमीडिएट मुझ पर आर्थिक फाइन तो लगा ही दिया जाना चाहिए, और 3 महीने के लिए मेरा अकाउंट सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये सरकार को तय करना होगा, और जब तक ये सख्ती इस तरह से नहीं करेंगे, लोग बाज नहीं आएंगे। कोरोना के
जो केसेस बढ़ रहे हैं वो यही यही दिखाते हैं कि जब तक आप सख्ती नहीं कीजिएगा चीजें कंट्रोल में नहीं होंगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका से संबंधित ये तो हो गया आज ये आपका एक एक टॉपिक तो हो गया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इससे कुछ जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बताइए। आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है? शेखर, अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? शेखर का कहना है कि आप मुझे डरा दीजिएगा खुद से। नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ मैं। हाँ सर, ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? देखिए, रतन का ये सवाल है, प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक संस्थान है कि ये जारी करती है कि किसी देश में शांति पूर्व मतलब शांति का स्तर क्या है, इसके कुछ मानक है। इसको हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। तो उसके मानक बेसिकली पीटी में, इसके लिए यूपीएससी में आपको इसके मानक को देख के जाना है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। तो शांति किस देश में कितनी शांति है, जैसे इराक और सीरिया जो है नंबर 1 पे है अभी। ठीक है, सबसे ज्यादा अशांत देश है वो। ठीक है, और भारत भी जो है, मतलब सॉरी, नंबर 1 पे तो नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जितने भी संख्या आपकी पीछे चली जाएगी, ठीक है, उतना ही आपका स्तर गिरता चला जाएगा। तो 141 का स्तर मतलब कि भारत का स्तर जो है शांति के स्थान नजरिए से देखें तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हाँ, क्लियर है? और कोई सवाल? सिंपल। पूजा, प्रियंका, किसी को कोई सवाल? आवाज तो आ रही है ना? हाँ, पूजा का नो क्वेश्चन, ओके। रतन, क्लियर है? तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बढ़े हम लोग, कोई तो बता दीजिए कमेंट करके। कमेंट करना आप लोगों को बहुत अरे कोई एक आदमी तो बता दीजिए कमेंट करके। चलिए शेखर, ठीक है, शेखर कमेंट आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, रतन, नृजातीय संस्कृति समझा दीजिए सर। ओके, चलिए। नृजातीय संस्कृति का मतलब ये है कि आपकी संस्कृति जो एक ट्राइबल्स बेल्ट में, नृजाति का मतलब होता है जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए। ठीक है, आदिवासी जनजाति एक ही शब्द है, उसके मतलब एक है, शब्द अलग अलग है। ठीक है, तो इनके ये अपने उसके लिए पहचान के लिए बहुत ही मतलब आप कड़े रुख अपनाते हैं कि अगर आप इनके एरिया में बिना परमिशन घुस रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां हैं, अगर आप वहां घुसते हैं तो आपकी वो हत्या तक कर देते हैं। अभी पिछले साल ही एक विदेशी की हत्या कर दी गई थी, वो भी वहां पे धर्म फैलाने गए थे। ठीक है, अपने धर्म का फैलाने नहीं, धर्म का प्रचार करने गए थे, सॉरी। तो उसकी तीर मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो नृजाति मीन्स जनजाति समूह। ठीक है, और उनकी संस्कृति पे क्योंकि आपसे वो गांव में रह रहे हैं या जंगल में रह रहे हैं, वहां पे आप जाके इंटरफेयर कीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नृजाति और सांस्कृतिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हिंदू वर्ग में अमूमन, मैं ये नहीं कहता सब लोग, लेकिन कुछ लोग, बहुसंख्यक लोग जो है वो गौ मांस का सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, खाने
उसको खाने में यूज नहीं करते हैं। तो पर कुछ धर्म के लोग इसको खाते हैं, खाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके लिए फूड हैबिट में आता है ये। ठीक है। तो अब एक बहुसंख्यक वर्ग है, वो उसकी पूजा कर रहा है और दूसरा उसको मार के खा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्लैशेस तो होंगे। आप ये तो अपने धर्म पर हमला मानेंगे ना वो। तो आजादी के समय से ये समस्या बनी रही है कि गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में गौवंश का वध मना मना किया गया है। और गांधी जी भी ये कहते थे। तो जो लोग अपने प्रोटेस्ट में गांधी जी को शामिल करते हैं, गांधी जी की इस चीज को वो मतलब सिरे से मतलब किनारा कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े। आइए देखिए, अब ये नागरिक सुरक्षा क्या है। रतन आप जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस साल के पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना है कि अभी देश में लगभग 70,000 लोग, 70,000 लोग नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और ये कोविड-19 के लिए अपना स्वैच्छिक सहयोग दे रहे हैं। ठीक है। तो 70,000 एक बहुत बड़ी मतलब संख्या है ये। ठीक है। तो ये ना सिविल डिफेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या है, जरा सा इसको देखते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पहले पहले हम उद्देश्य पे बात करें कि ये क्या काम क्या करती है। ठीक है, एक संगठन बना दिया गया जिसमें कि स्वैच्छिक रूप से लोग स्वयं सेवक, इसको आप स्वयं सेवक भी कह सकते हैं, पर ये आरएसएस से अलग है। ठीक है। ये सरकारी अधिकारियों के मार्फत काम करते हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई देश शत्रुतापूर्ण, अगर जैसे चाइना है, बेसिकली 62 में और 65 में जब आपात स्थिति आई थी, देश पे हमला हो गया था, तो ये उस जगह पे जाके जीवन की सुरक्षा करेंगे, लोगों की को सुरक्षा देंगे, उनकी संपत्तियों को उनकी सहायता करेंगे, विपत्ति में उनकी सहायता करेंगे। अगर औद्योगिक उत्पादन नहीं हो रहा है तो फिर वहां जाके ये बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से हर प्रकार से ये सक्षम होंगे तुरंत रिस्पॉन्ड करने में। जैसे अब आपदा आई, ठीक है, केरल में बाढ़ आ गया, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गया, तो सेना के साथ स्वयं सेवक नागरिक सुरक्षा के जो लोग हैं वो भी शामिल थे, उनको बचाने में, उनको रिहैबिलिट करने में। ठीक है। अगर कोई भी प्राकृतिक रूप से हो या शत्रु का आक्रमण हो, ठीक है ना, तो ये हर जगह होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में तो एक होता ही है। जैसे आप इसको कहिए कि होम गार्ड, अगर गांव में अगर जो लोग रह रहे होंगे शायद उनको होम गार्ड के बारे में पता होगा। उन्हें बेसिकली पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट होती है पुलिस विभाग में सिपाही की, यानी कांस्टेबल की। कांस्टेबल से भी नीचे होते हैं ये आपके क्या कहते हैं इनको हिंदी में, देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ, ये सुरक्षा मतलब ये उस सिपाही की मदद करते हैं। बेसिकली मैं नाम बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी नाम ध्यान, किसी को पता हो तो बता दें। एक सेकंड, किसी को पता है कि वो नाम क्या है? प्रियंका। हाँ तो रतन, अगर आपको पता तो बताइए। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। गांव में होते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, अ, देखिए, अरे कोई नाम तो बता दीजिए। होमगार्ड, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होमगार्ड। देखिए अब होमगार्ड का नाम मैं भूल गया था। गृह रक्षक, हाँ हाँ हाँ। तो ये गृह रक्षक उन सिपाहियों की मदद करते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है, वो पुलिस के से रेगुलर तनख्वाह नहीं पा रहे होते। जो एक सिपाही की तनख्वाह होती है, उनकी जो सैलरी होती है, मासिक वेतन, वैसा नहीं होता उनका। ठीक है, लेकिन वो फिर भी सिविल डिफेंस में आते हैं। समाज अगर गांव में छोटी जगह पे अगर कुछ भी घटना हो रही है तो सबसे पहले ये रिपोर्ट यही लाते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले जो इस इसके लिए जो ट्रेनिंग है, ये सबसे पहले दी गई थी
ट्रेनिंग के लिए जो संस्थान खोली गई थी 1957 में खोली गई थी। तो आपको ये 29 अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं है, 1957 ये याद रखने की जरूरत है कि ये सबसे पहले नागपुर में, ये आरएसएस का वो भी है नागपुर, ठीक है। तो नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1957 में, ठीक है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपदा राहत संगठन के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग विंग के रूप में काम करता है, अन्य लोगों को ये ट्रेनिंग देता है। जैसे कहीं आग लग जाए तो आप लोग देखिएगा ये तमाम शहरों में और जगह पे ये, ठीक है, आतंकवादी हमला हो गया तो कैसे बचना है, ठीक है, कहीं आग लग गया तो कैसे बचना, आम लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग देने का काम भी ये कर रहे हैं, जान बचाने का काम भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे। अभी 70,000 लोग बाहर सड़क पे निकले हैं हमें बचाने के लिए। तो ये वही नागरिक सुरक्षा के अधिकारी अधिकारी और कर्मचारी दोनों, ठीक है। यह केंद्रीय संस्थान जो है आपात सेवाओं, मैंने कहा ना आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, आप ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा, आपको ज्योग्राफी के टीचर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उनको आपात सेवाओं का नेतृत्व करने वाली, उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए इनका बेसिकली फोकस करना होता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा हो में भी काम कैसे कुशलता पूर्वक हो सके, इसके लिए काम करना होता है, ठीक है। अब ये सुरक्षा अधिनियम आया कब? 1957 में तो ये कर दिया गया इसकी, ठीक है। 1968 के तहत ये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत काम करता है। ये जो है नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत, एक पॉइंट हो गया कि 57 में इसकी स्थापना हुई है 1957 में, और 1968 में 1968 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत ये कार्य करता है। 2 पॉइंट हो गया। अब इसमें संशोधन हुआ है 2009 में, जिसमें क्या जोड़ा गया? आपदा प्रबंधन। रतन जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग इस साल अपेयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में भी देखिए, पहला पॉइंट हो गया आपका 1957 में इसके लिए एक महाविद्यालय नागपुर में गठित की गई, 1968 के अधिनियम के तहत ये काम करता है। लेकिन इसमें 2009 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, और अतिरिक्त भूमिका क्या दी गई? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4 पॉइंट बन गए इसके, ठीक है। अब ये क्या है? ये धारा 68 की धारा 4 के तहत ही स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए, मैंने आपको बताया ना, स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक से कार्य ले सकती है, अगर उनके पास मैन फोर्स की कमी है, ठीक है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनकी सुरक्षा अक्सर लिया करते हैं। और इनका जो किसके अधीन कार्य करेंगे? तो ये डीएम के अंतर्गत, यानी जब आप लोग डीएम बनिएगा, आईएएस बनिएगा, एक जिले को हेड कीजिएगा, तो आपके अंडर में ये लोग कार्य करेंगे। है ना मजेदार चीज, शानदार, है ना। और इनकी संख्या काफी होगी, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। आप तो पूरे जिले के मालिक होंगे, मालिक मीन्स की होंगे आप सेवक, ठीक है, लेकिन लोग मालिक हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो आपके पास चूंकि पावर हो जाता है, तो पावर जो कुछ जो प्रावधान दिए गए, जिला कलेक्टर, यानी देखिए मैजिस्ट्रेट और डीएम और कलेक्टर में यही अंतर है थोड़ा सा, है एक ही पोस्ट, एक ही व्यक्ति होल्ड करेगा, इसको आईएएस ही होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जब ये ट्राइबल, जब ये मैजिस्ट्रेट की तरह कार्य करके अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है, तब ये डीएम कहलाएगा। और जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करेगा, तब ये डीसी की भूमिका में होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अमूमन ट्राइबल बेल्ट में डीसी होता है और नॉन ट्राइबल बेल्ट में डीएम होता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति को दोनों पावर दे दिए जाते हैं। लेकिन ट्राइबल्स बेल्ट में यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये सब जगह पे ये ट्राइबल्स बेल्ट वाली जगह पे डीसी का, डीएम का प्रभार नहीं दिया गया उनको, या आईएएस को डीसी का प्रभार दिया गया, केवल टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया।
इसके अंतर्गत अंडर में रहेंगे, ये डीएम डीसी के अंडर में रहेंगे। अच्छा, अब देखिए कि कौन कौन से कार्य कर सकता है भाई, थोड़ा सा अब जानने की उत्सुकता बढ़ रही है कि इनसे कहाँ पे काम लिया जा सकता है। देखिए, प्राकृतिक आपदा, सूखे को छोड़कर, तो जाहिर सी बात है सूखे की समस्या तो भारत में है ही, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। ठीक है, तो हालांकि इसमें भी राहत पैकेज तो अगर मास लेवल पे आ जाए तो ठीक है, लेकिन सूखे को छोड़कर, इसको ध्यान रखिएगा, सूखे को छोड़कर प्राकृतिक आपदा, आग लग गया, बाढ़ आ गई, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेंगे नोडल मंत्रालय। ठीक है, वो उनकी सपोर्ट ले लेंगे। सूखा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हवाई दुर्घटना नागरिक विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय, रासायनिक वाला गृह मंत्रालय, जैविक आपदा गृह मंत्रालय, नाभिकीय गृह मंत्रालय। तो ये 3 और एक 4 पॉइंट हो गए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। प्राकृतिक आपदा सूखा का छोड़ के, राजनीतिक आपदा, जैविक आपदा और नाभिकीय, यानी कोई अगर नाभिकीय पाकिस्तान, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी घटना होती है, दुर्घटना घटती है कि बाहर किसी देश का आक्रमण हो जाए या फिर कोई नाभिकीय रिएक्टर से लीक हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए देश में ही, तो वहां पे ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नोडल अधिकारी कार्य करते हैं। महामारी के समय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय काम करता है। यानी अगर आप ये बात करें कि कोरोना जो जो कोरोना दीदी जो है ये फैल रही है हर जगह, ठीक है, मैं तो दीदी कहूंगा, बड़ी है, काफी बड़ी है, इसलिए दीदी कह देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बीमारियां फैला रही हैं, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आए। जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा, वो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? राष्ट्र स्तर पे क्या होगा, अब देखिए, ये तो हो गया पूरे भारतवर्ष में एक केंद्र स्तर पे, फिर हो गया एक राज्य स्तर पे, फिर हो गया जिला के स्तर पे, फिर हो गया गांव के स्तर पे। राष्ट्रीय नोडल मंत्रालय, राज्य क्या करेगा, ये नोडल का मतलब क्या हुआ, देख रेख इसके अंडर में रहेगा। नोडल मतलब इसके देख रेख में होगा सब कुछ। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होगा, वो इसी के अंडर में नोडल मंत्रालय होगा, राष्ट्रीय। ठीक है, दूसरा, राज्य स्तर पे अगर हम बात करें तो राहत और पुनर्वास प्रभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, या फिर इसको दोनों कहते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो चलाते हैं वो। डीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम आपको पहले बता चुका हूँ। और गांव स्तर पे अगर हम बात करें तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, तो टॉर्च की व्यवस्था करेगी, पानी खाने की व्यवस्था करेगी। ठीक है, बाढ़ आ गया तो कुछ नावों की, चप्पू की व्यवस्था करेगी, तैरना वरना सिखाते हैं ये लोग। ठीक है, काफी एक्साइटमेंट होता है, हालांकि मैं देख नहीं पाया हूँ कभी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त बताते हैं, कुछ मेरे भी कुछ फ्रेंड है, तो कुछ डीएम है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई गांव में ये सब चीज देखना बहुत एक्साइटमेंट होता है। अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए। चलिए, अब इसका गठन का उद्देश्य क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर युद्ध हो जाए, तो जनता, अगर एक बम फूट जाए कहीं पर, कोई दुश्मन देश ने हवाई हमला कर दिया या, ठीक है, तो लोग आपाधापी, त्राही त्राही हर जगह अव्यवस्था अराजकता फैल जाएगी। तो वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हैं। युद्ध के समय में या फिर कोई महामारी आ गई या आग लग गया या बाढ़ है, ठीक है, भूकंप आ गया, घर बहुत गिर गए हैं, ठीक है, तो वहां पे ये आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे, बाह्य का मतलब कोई बाहर से हमला कर रहा है तब, ये नहीं कि वे बाहर जाके युद्ध करेगी हमारे लिए, नहीं। तो ये सपोर्टिव, सशस्त्र बलों के लिए सपोर्टिव, मतलब कि जैसे आप ये समझिए कि दूर दराज देश, जो जहाँ पे सामान पहुंचाना है, वहां पिट्ठू, जैसे लेह कारगिल और द्रास वगैरह में पिट्ठू की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा के तहत आते हैं, इनको भी फायरिंग वायरिंग सिखाई जाती है कश्मीर में। ठीक है, और ये सामान ढोने का कार्य करते हैं, नागरिकों में को लामबंद करेंगे, प्रशासन की मदद करेंगे, प्रशासन की और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे, एक पुल का काम करेंगे, ब्रिज का।
प्रशासन का जो भी ये एक आदेश पारित किया गया, तो ये नागरिक सेवा के जो लोग हैं वही जनता तक अपनी बात घर घर जाके पहुंचा देंगे। ठीक है, तो कोई भी संपत्ति का अगर नुकसान होगा तो उससे नुकसान को और कैसे कम कर सकते हैं। उत्पादन अगर कहीं मजदूर कम हो गए तो वहां ये मजदूरी करने भी जा सकते हैं, उनको रखा जा सकता है। जैसे आप लोगों का नाम सुना होगा एनसीसी। एनसीसी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि बहुत सारी जगह पे अगर कभी लोकल स्तर पे पुलिस बलों में भी अगर हड़ताल या कुछ काम रोको जैसे कुछ चीजें अगर सिचुएशन आ जाती है तो एनसीसी की मदद ली जाती है व्यवस्था को बनाए रखने में। है ना, एक बहुत मजेदार बात। एनसीसी की भूमिका वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में होगी, बेसिकली छोटे मोटे काम के लिए होती है। ठीक है, लेकिन होती बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इनको ट्रेनिंग जो दी जा रही है कि आग लग जाए तो कैसे बचाना है, तैरना है, इनको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, सारी चीजें। छोटे मोटे हथियार भी चलाए, जैसे कश्मीर वगैरह में जहाँ आतंकवाद और हिंसा नक्सलवादी क्षेत्र में लोगों को आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी गई है। ठीक है, चलिए अब ये स्वयंसेवक जो नागरिक सुरक्षा के जो स्वयंसेवक है किस प्रकार कार्य करते हैं ये। अब मैंने आपको पहले बताया कि सरकार के लगभग सभी कामों में ये लोग कल्याणकारी और सामाजिक कार्य इसको सौंप दिए जाते हैं कि भाई आप साफ सफाई कर दीजिए, पल्स पोलियो अभियान है, प्रदूषण मुक्त अभियान है, वातावरण सुरक्षा अभियान, कोई साउंड नहीं बजाएगा, हॉर्न नहीं बजाएगा ज्यादा, आगजनी में सहायता करेंगे, रक्तदान शिविर हमेशा लगाते हुए आपको तो दिख जाएगा। ठीक है, बाढ़ चक्रवात हमेशा एनजीओ की भूमिका निभाएंगे ये। स्थानीय स्तर के जो भी मामले हैं, अन्य जो भी, ये सारे मतलब इससे भी और ज्यादा, ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम आपको गिना दिया, इससे भी कई स्तर पे। ठीक है, एनजीओ की भूमिका की तरह ये काम करते हैं, पर से सरकारी होंगे बेसिकली। ये खुद अपना सी एनआरसी वाला टाइप का नहीं है ये। ठीक है, घर घर जाके वो सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं, सरकार के सपोर्टिव काम करते हैं। क्लियर है, चलिए अब ये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने की योग्यता क्या है। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत और भूटान नेपाल भी अगर कोई है तो वो बन सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये भारत का नागरिक हो, केवल भारत का। अब देखिए स्टेटमेंट आ गया अगर खाली क्वेश्चन, केवल भारत, केवल भारत, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और भूटान के नागरिक भी शामिल हो सकते हैं इसमें। क्लियर है, तो केवल शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा। रतन आपके लिए कह रहा हूँ, चलिए 18 वर्ष मिनिमम हो इसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी शाखा में श्रेणी के लिए वो अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा में सक्षम अधिकारी यानी वही जो डीएम होगा आपका, सक्षम अधिकारी डीएम ही होगा। ठीक है, कम से कम प्राथमिक शिक्षा मतलब 5th क्लास, 5वीं जमात तक उसको, या अर्थात उसे चौथी जमात, अच्छा सॉरी, चौथी जमात उसे पास होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा यहाँ चौथी लिख दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5वीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। एक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उसको दी जानी चाहिए। तो अब डीएम के अनुसार लगेगा उनको, जैसा अपना के अनुसार उसको वरीयता दी जा सकती है कि कितना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों की नियुक्ति होगी, ऐसा नहीं केवल महिला की या खाली पुरुष की, नहीं, दोनों की नियुक्ति होगी। क्लियर है, चलिए चलिए अब इस पे जरा सा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ, सोनिया का सवाल है कि सर एम एनसीसी कैडेट, ओके। अच्छा अच्छा, देखिए सोनिया है वो एनसीसी कैडेट है, चलिए बधाई हो, हमें आप लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म, चलिए आप लोगों का अब इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो बताइए। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, बताएं। हेलो।
सोनिया कोई सवाल है? पूजा, डिम्पल, प्रियंका, रतन, शेखर, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। चलिए, अब आप लोगों को जो मैंने भेजा है उस पे एक लास्ट में मुझे रतन की बात याद आई, मतलब वो ध्यान आया कि एक क्वेश्चन उसको, क्योंकि इस साल वो अपेयर हो रहा है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन वहां से डाला जा सकता है, ठीक है? हाँ, ये मैं अभी बताता हूँ। हाँ, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पूरे पेपर में कोरोना के अलावा कुछ छपता नहीं है, ठीक है? तो अब खाली कोरोना तो आने से रहा, ठीक है? और आपको अगले साल के लिए भी देखना है, जो कुछ लोग इस साल के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी देखना है, ठीक है? हाँ, एक सेकंड। प्रियंका, हाँ मैं प्रियंका भी बताता हूँ। और सोनिया का प्रश्न है कि सर मॉब लिंचिंग करने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, रीजन तो है कानून व्यवस्था का डर, एक तो भय समाप्त हो जाना, ठीक है? कि भाई हम ये अपराध करेंगे और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, ठीक है? पहली बात दिमाग में। और दूसरा, भाई कानून तो 10 साल बाद काम होगा, अभी पकड़ के मार देते हैं, न्याय हो गया। तो स्ट्रिक्ट जस्टिस मतलब कि सड़क पर न्याय की अवधारणा, ये ये मानसिकता इसके पीछे काम करती है। ऐसा क्या है कि जनता को जस्टिस के लिए भीड़ का सहारा लेना पड़ता है? बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। अगर देर से न्याय मिले, 10 साल बाद आपको न्याय मिले, आपके घर में चोरी हुई है और चोर 10 साल बाद पकड़ा जाए, या आपको किसी ने आपके साथ हिंसा की, मारपीट की है और उसको 15 साल के बाद उसको 2 महीने की सजा दी जाए, ये चलेगा? नहीं चलेगा। आप सेटिस्फाई होइएगा? नहीं होइएगा। तो ये समस्या आती है फिर, ठीक है? तो लोगों का जो भरोसा है वो न्याय व्यवस्था से कम हो रहा है, न्याय व्यवस्था पे कम हो रहा है, ठीक है? तो ये सब समस्या देख, 2-3 मैंने आपको रीजन बताए, ठीक है? कि एक तो कानून व्यवस्था पे। क्या क्वेश्चन क्या रतन का? नोडल मंत्रालय क्या है? नोडल मंत्रालय सुप्रीम होता है, उसी के देखरेख में सारा कार्य होगा। ये नोडल अधिकारी राज्य स्तर पे अलग होगा, केंद्र स्तर पे अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होगा। तो नोडल अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम होगा, राज्य स्तर पे प्रधान सचिव होते हैं, और केंद्र स्तर पर ये होंगे आपके प्रधान सचिव, उसके पीएमओ के, ठीक है? उनको रिपोर्ट करना होता है। ये नोडल अधिकारी मतलब जो उस सारी चीजों को देख रेख उसके अंडर में हो, ठीक है? हाँ। हाँ, सो अब प्रियंका का क्वेश्चन रह गया था कि सर इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो मॉब लिंचिंग, देखिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मॉब लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए, मॉब लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए इसे रोकने के उपाय सुझाए। मैं इसको कोशिश करूंगा लिख के दे दूं आप लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन इस तरह से बनता है। पीटी में क्या है? पीटी में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसके पॉइंट से पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? प्रियंका, क्लियर है? आपने लिखा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन है। अब बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, अचानक इन्होंने पूछ दिया, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इसको लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है? ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। चलिए और बताइए, क्वेश्चन भी बोल देता हूँ। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा की गई हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों
का वर्णन करते हुए इसे रोकने के उपाय सुझाएं। देख लिया? रतन, आपने लिख लिया क्वेश्चन? कोई तो रिप्लाई कर दीजिए। हाँ सर, लिख लिया, चलिए। हाँ हाँ, चलिए तो इसको आप लोग कीजिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक रतन के लिए है, आप लोग भी जान लीजिए। ये स्पेशल मैंने रतन के लिए बनाया था ये टॉपिक। अभी वर्तमान में ये टॉपिक मैंने क्यों ये इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, ठीक है? चलिए, ये एडीबी की बात है। एडीबी मीन्स एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? ये एडीबी क्यों चर्चा में बना हुआ पता है? ये अभी इसने $1 बिलियन दिया है, $1 बिलियन, ठीक है, कोरोना को से लड़ने के लिए। हाँ, चलिए। एडीबी क्या है? एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना क्या है? बेसिकली इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक